प्रधान सचिव श्री उदय सिंह कुमावत जी, यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण मनीष कुमार वर्मा जी, अनुपम कुमार जी, गोपाल सिंह जी, और इस कार्यक्रम में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति उपस्थित हैं, जिला परिषद के अध्यक्षगण, सदस्यगण, सभी प्रमुखगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, मुखियागण, वार्ड सदस्यगण, सभी सरपंच, पंचगण, जीविका की दीदियाँ, नगर निकायों के जनप्रतिनिधिगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पदाधिकारीगण, अन्य सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिसका मकसद है कि आज जो ये कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके संबंध में आगे हम लोगों को बहुत ही सचेत और सजग रहना है। उस सिलसिले में यह एक आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम। इसके पहले भी कार्यक्रम कई प्रकार के आयोजित हुए हैं और हर स्तर पर हम लोगों ने पूरी स्थिति की समीक्षा की है, लोगों से बातचीत भी की है। अभी जो कुछ भी जितना क्वारंटाइन सेंटर वगैरह है, उसमें भी जो रहने वाले लोगों के साथ भी हमने बातचीत की है और क्वारंटाइन सेंटर को देखा। हर जिले के कम से कम 2-2 क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा है और 3 दिन लगातार हम इस काम में लगे रहे। क्वारंटाइन सेंटर में कहाँ है, कैसे लोगों को रखा जा रहा है, कहाँ उनके भोजन का इंतज़ाम है, कहाँ उनके शौचालय का इंतज़ाम है और उनके हेल्थ केयर का, उनके स्वास्थ्य के लिए कहाँ पर देखने वाले लोग बैठे हैं, एक एक चीज़। और उन लोगों के साथ भी हमने बातचीत की। और आप जानते हैं कि जैसा भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बता दिया, आप सब लोगों को मालूम है, जब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई तो ये चर्चा तो आई है पूरे तौर पर ये मार्च महीने से शुरू हुई है। उसके पहले तो ये चीन में था और अन्य जगहों पर फैला था, उसकी कोई खास चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा शुरू हुई, हम लोग इस पर काफ़ी सजग हुए और जो ज़रूरी काम है वो सब करना शुरू किया। मुझे याद है आज भी कि 13 मार्च को पहली मीटिंग हम लोगों ने की और सब आपस में बातचीत की और आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचा। और विधानसभा, विधान परिषद का आप जानते हैं चल रहा था बजट सेशन, बजट सत्र चल रहा था और उसको सभी दल के लोगों के साथ बातचीत करके 16 मार्च को उसको स्थगित कर दिया गया। बजट पारित करने के बाद ये सब काम हुआ और हम लोगों ने जब आप जानते ही हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को मार्च में, और उसी दिन हम लोग शाम में मीटिंग में बैठे थे कि आखिरकार जब ये स्थिति बढ़ती जाने की संभावना है तो हम लोगों को क्या क्या करना है। तो बिहार के बारे में आप लोगों को स्मरण होगा थोड़ा कि हम लोगों ने तय किया था कि 23 तारीख से लेकर के, यानी 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोगों ने तय कर दिया था कि सभी जितने भी हमारे प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जितने नगर निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, इसके बारे में हम लोगों ने निर्णय किया कि 31 मार्च तक उसमें हम लोग लॉकडाउन लागू करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 24 तारीख के ही शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन लागू कर दिया गया और ये तय किया गया था कि 14 अप्रैल तक रहेगा। और आप जानते हैं उसको बाद में बढ़ाना पड़ा 3 मई तक, उसके बाद फिर 17 मई तक और फिर उसके बाद 31 मई तक, यानी 4 खंड में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। और जो आपदा प्रबंधन कानून है 2005 का बना हुआ, उसी के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया और उसको ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन जारी किया कि कैसे क्या करना है और लॉकडाउन का मतलब क्या है, एक एक बात की जानकारी दी गई।
और मुझको खुशी है आप सब लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। हमने देखा है एक एक चीज़ की समीक्षा हर दिन हम लोग बातचीत करते रहे और नियमित तौर पर हम लोग मीटिंग करते रहे हैं और जिला के स्तर पर समीक्षा के लिए हम डीएम एसपी जो हमारे जितने लोग अन्य अधिकारीगण हैं, कमिश्नर हैं, सब हैं, तो सब लोगों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोग बातचीत करते रहे हैं और हर स्तर पर, और यहाँ पर मुख्य सचिव के स्तर पर प्रतिदिन ये बातचीत होती रही है। आपदा प्रबंधन कानून लागू है, इसलिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर हुआ। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, एक एक चीज़ का जो विश्लेषण करते थे हम लोग कि कहाँ क्या हो रहा और उसके बारे में लोगों में जागरूकता ला रहे थे, तो ये पता चल रहा था कि भाई अपने यहाँ लोगों में बड़ी जागृति थी, गांव में रहने वाले लोगों में जागृति, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब में जागृति। आप सब लोगों ने मेहनत किया है, कोई मामूली काम नहीं किया, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो भी गांव में रहने वाले लोग थे उनको भी पता था कि भाई इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि बाहर से लोग नहीं आवे। और जब ये लॉकडाउन लागू हुआ था पूरे देश में, तो उसमें तो नियम ही बना हुआ था कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे और राज्य के अंदर भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाएंगे। खास करके अगर स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल कोई आधार है या अन्य प्रकार से, जैसे तुरंत हम लोगों ने इसकी अनुमति प्रदान की थी खेती के लिए, और उसके बाद जो ज़रूरत है लोगों को खाने का सामान खरीदना है, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत तो शुरू में कर दिया गया था ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन लोगों को ये बताया गया कि भाई आप लोग घर में रहिए, ज़रूरत पड़ने पर इन सब कामों के लिए कोई गया तो ये बात हुई। और ये मास्क की बात उसी समय आ गई, और मास्क के बारे में तो हमारा अनुभव है, जब 16 तारीख को विधानसभा और विधान परिषद को स्थगित किया गया तो उस समय जो डॉक्टर्स लोगों की सलाह थी, वो सलाह थी कि जो अगर बीमार है उसको मास्क पहनना है, और जो इलाज करने में डॉक्टर हैं, अन्य लोग हैं, उनको मास्क पहनना है, बाकी को मास्क नहीं पहनना। तो ये हम लोग सब जान रहे थे, उस समय कह रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं साहब, मास्क पहनना लोगों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये बाद में शुरू हुआ, और आप जानते हैं कि मास्क शुरू में मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने जीविका समूह को और अन्य प्रकार से कहा कि इसका मास्क का निर्माण किया जाए। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, अब सब जगह, अब बड़े पैमाने पर जीविका समूह को भी इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने इस मास्क का काम किया। और जो हमने देखा है अनेक जगहों पर, जो हम क्वारंटाइन सेंटर को देख रहे थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि उसमें रहने वाले लोग भी मास्क का निर्माण कर रहे हैं, कई महिलाओं को हमने देखा। तो ये सब काम हो रहा है, और हम लोगों ने तय भी कर दिया कि हर गांव में प्रत्येक परिवार 4 मास्क और साबुन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये काम शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गया, और धीरे धीरे इस काम को पूरे तौर पर किया जा रहा है। कहिएगा तो हम तो पूरा फिगर बता देंगे कितने लोगों का वितरण हो गया और कितने लोगों का वितरण जारी। तो ये काम तो है, सबको मिलेगा। इसके बाद हमने यह भी कहा है कि भाई ये गांव में तो हम लोगों ने कर दिया, अब शहरों में भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी ये मास्क का वितरण किया जाए। अब उस सब पर काम शुरू हो गया, तो मास्क का वितरण। और अभी जो सबसे ज़्यादा जागृति की ज़रूरत है वह है मास्क का पहनना। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप निकल रहे हैं, और अब जानते हैं अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब लॉकडाउन सीमित रखा गया। कहाँ सीमित रखा गया है? तो वैसी जगहों पर रख दिया गया है हम लोगों को लॉकडाउन जहाँ पर, अब जैसे क्वारंटाइन सेंटर है, आप तो जान रहे हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर में किन को रखा गया? क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को रखा गया। और ख़ास करके उन जगहों से जो आए हैं जहाँ पर काफ़ी एक तरह से कहिए रेड जोन है, बड़े पैमाने पर वहाँ सब कुछ है, वहाँ से जो आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और अन्य स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया है वहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। और बाकी जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनको सलाह दिया जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। और किस प्रकार से जो लोग भी रह रहे हैं उनकी जांच करवाई जाती है, हर तरह से उनको देखा जाता है, नज़र रखा जाता है कि कहीं इनमें कोई लक्षण आया तो इसका जांच कराएंगे। वैसे कुछ जगहों पर सिंबॉलिक जांच भी करते रहते हैं। और दूसरी बात है, होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं
जो रखे घर में हैं उनके लिए भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है कि भाई जैसे पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर एक राउंड हम लोगों ने करवाया, अब उससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जो होम क्वारंटाइन में उनको देखना, अगर किसी प्रकार का लक्षण कुछ मिले तो उस आधार पर उनको उनकी जांच करवाना। तो ये काम किया जा रहा ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत लोगों की जांच होती है तो उसमें पॉजिटिव निकल आता है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी आदमी को ये पता नहीं रहता है, कुछ भी दिखता भी नहीं है कोई लक्षण, लेकिन पॉजिटिव निकल जाता है। और बहुत लोगों को जब कुछ पॉजिटिव उसका निकलता है तो उसमें कुछ दिखाई पड़ता है कि उनको बुखार वगैरह हो गया या अन्य प्रकार की बीमारियां हुई। तो ये जो देखा गया है, अब जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनको कहाँ रखा जाएगा, कि यानी जिनका निकल गया पॉजिटिव, उनके लिए हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कंटेनमेंट जोन नहीं, आइसोलेशन सेंटर। कंटेनमेंट जोन तो अलग है, आइसोलेशन सेंटर ये बनाया गया है बड़े पैमाने पर कि भाई जो हम लोगों का क्वारंटाइन सेंटर है वो तो एक अवधि के बाद ख़त्म हो जाएगा, 15 जून के बाद। तो इसलिए कि अब जितने लोगों को बाहर से आना था लगभग आ चुके हैं, कुछ ही लोग अब बचे। अब आपको मालूम है कि जब लोग आना चाहते थे और कितनी कठिनाई में बिहार के बाहर थे, लोगों का फ़ोन आता था और हम लोगों ने 3 जगह उनकी बात सुनना शुरू किया था। या तो वो हमारे कार्यालय में फ़ोन करते थे, या फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में वहाँ फ़ोन करते थे, और फिर आपदा प्रबंधन विभाग में एक सेंटर बनाया हुआ था वहाँ लोग फ़ोन करते थे। बड़े पैमाने पर लोगों का फ़ोन आता था। और एक बार हमने कहा, एक टीम बनाई और हमने कहा जिन लोगों का फ़ोन आया है बात करिए और उससे जानिए कि क्या होता है। जब उनसे बात करके जो बात की जानकारी हम लोगों को मिली कि लोग परेशान हैं, काम करने के लिए बाहर गए थे और जिसके लिए काम करने के लिए गए वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत कष्ट में है। इस बात की जानकारी हम लोगों को शुरू में ही, मार्च के शुरुआत में ही, ये इन सब चीज़ों की मार्च के अंत में जो लागू किया गया था लॉकडाउन, तो उसी समय से ये बात हुई। जब लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ तब हम लोगों ने ये तय किया कि भाई जो लॉकडाउन लागू कर दिया गया है पूरे देश में, तो उसमें तो भारत सरकार का एक जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसके अंतर्गत तो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकता। हालांकि कई लोग कई प्रकार से आ जाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे बड़े पैमाने पर तो लोगों का आना संभव नहीं था। तो फिर जब इस बात को देखते हुए जो आगे हम लोगों ने इसके लिए अनुरोध भी किया, आप सबको मालूम है, लेकिन उस बीच में जब अनुरोध किया तो इसके बारे में 27 तारीख को अप्रैल महीने में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के स्तर पर सारे मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें भी हमने इस बात को रखा था कि भाई जब ऐसी स्थिति है, लोगों को आना है तो आने का व्यवस्था होना चाहिए। तो एक निर्णय हो गया और फिर बाद में हुआ कि बस वगैरह से आएंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन से आएंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। और हम इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था शुरू कराई और ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग आए और ज़्यादा बेहतर ढंग से आए। भाई इक्का दुक्का घटना तो घट सकती है, उसको तो कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी काम करिए तो उसमें कहीं इक्का दुक्का कोई गलत नहीं करेगा, हो जाता है। लेकिन जब आना शुरू हुआ तो आप जान लीजिए कि ट्रेन से आना शुरू हुआ तो लोगों को कितनी सहूलियत हुई, लोग आने लगे। लेकिन जो हम बात कहना चाहते हैं, जो लोगों का फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन को सुनने के बाद और जो पूरी चीज़ों की जानकारी मिली, तो वहाँ के सरकार को भी हम लोग अनुरोध किया कि भाई आपके यहाँ हैं, इन लोगों का पर ध्यान रखिए। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको हम कुछ मदद करेंगे। और हम लोगों ने ये तय किया, मुख्यमंत्री राहत कोष से, सीएम रिलीफ फंड से जो हमने ये तय कर दिया कि उन लोगों को 1-1 हज़ार रुपया की मदद करेंगे। और आपको मालूम है कितना एप्लीकेशन आया, 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मदद दी जा चुकी। और अब कुछ लोग आ गए पटना, उनका मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट नहीं था, अब हमने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि अब यहाँ आ गए हैं उनको वो पैसा भी ज़रूर दे दीजिए। तो खैर ये सब तो एक अलग बात है, हम लोगों ने उन लोगों के बारे में सोचा और बाद में अनुरोध किया तो बड़े संख्या में आने लगे। यानी 1 या 2 मई से जो आना शुरू हुआ है रेल का, अब लब तक पूरा है, अब आज भी कुछ आ रहा है, एक आध दिन और आएगा।
तो अब जितने लोग आएंगे तो हम लोगों ने तय किया, पहले बताया कि जो खराब स्थिति में जहाँ थे, जिसको कहा जाता है रेड जोन, वहाँ से लोग आ रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में ये कोरोना वायरस के पीड़ित लोग थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने यही क्वारंटाइन सेंटर में रखने का निर्णय लिया। अब क्वारंटाइन सेंटर में रह करके 14 दिन पूरा होने के बाद कई लाख लोग चले गए। आज भी 5 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं, और जो लोगों को भी आकर के रखना है उसको रखा जाएगा। लेकिन अब इसकी ज़रूरत इस महीने के 15 तारीख के बाद नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोगों ने क्या तय किया? हम लोगों ने तय किया है कि भाई लोग आ जाएंगे, इसके बाद भी कुछ दिन के बाद पता चला कि इनको कुछ पॉजिटिव निकल गया कोरोना वायरस का, तो वैसी स्थिति में उनको रखना पड़ेगा आइसोलेशन सेंटर में। तो आइसोलेशन सेंटर का भी काफ़ी विस्तार किया गया, और हमने ये तय किया कि भाई जो हम लोग स्कूल वगैरह में, कॉलेज में और कई जगहों पर जो ये बनाए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर, अब स्कूल वगैरह में नहीं, क्योंकि एक स्टेज के बाद तो हमको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई शुरू करनी है, तो वैसी स्थिति में वहाँ नहीं, उससे अलग चाहे कुछ जगहों को किराए पर लेकर के, होटल वगैरह को किराए पर लेकर के, या ऐसे संस्थान जिसका निर्माण किया गया है बिल्डिंग्स का सरकार की तरफ से, उसका अभी तत्काल उपयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ दिन के बाद उपयोग करेंगे तो नए बिल्डिंग्स में। तो कुल मिला करके ये सब काम किया जा रहा है ताकि लोगों को आइसोलेशन सेंटर बना करके वैसी जगहों पर रख दिया जाए। तो ये भी हम लोगों ने तय कर दिया है, और आप जानते हैं कि उसमें लोग रहेंगे, और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि कितने जगह पर कि ये जो हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर जो संचालित किया है, अभी उसमें 13,796 बेड की व्यवस्था है। और इस आइसोलेशन बेड को, यानी सब जो ख़त्म हो जाएगा क्वारंटाइन सेंटर वगैरह, और लोगों को अगर ये बीमारी निकल गई, पॉजिटिव निकल गया, तो वैसी स्थिति में उनको जो आइसोलेशन सेंटर में रखना पड़ेगा, तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसके लिए 40,000 बेड का इस्तेमाल, और उसके लिए पूरा का पूरा काम होना शुरू हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि 2 तरह की बात है, अगर किसी का पॉजिटिव निकलता है तो उनको हम लोग रखेंगे इसमें आइसोलेशन सेंटर में, यानी जिस पर कोई बाहर का लक्षण नहीं दिखता है, यानी उनको न बुखार है, न खांसी है, न अन्य प्रकार की बीमारी है, तो वैसे लोगों को रखते हैं आइसोलेशन सेंटर में, घर पर नहीं, आइसोलेशन सेंटर में। और अगर उनमें किसी प्रकार का बुखार है, कुछ भी है, तो उसको वहाँ से ले करके लिया जाता है, और अनुमंडल स्तर पर, सब डिवीज़न के स्तर पर बना हुआ है कोविड हेल्थ सेंटर, और इसमें 3,811 बेड की व्यवस्था की गई, वहाँ उनको ले जाया जाएगा। और अगर वो ज़्यादा उनकी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, तो उनको, आप जानते हैं कोविड केयर हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल है, एक है पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर, और तीसरा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया। ये 3 जगह है जहाँ पर सबसे गंभीर अगर हो जाएगा लोगों को तो वहाँ ले जाया जाएगा। यानी अगर किसी का पॉजिटिव निकला तो आइसोलेशन सेंटर में, अगर उनमें कुछ लग गया कि बुखार वगैरह है, तब उनको ले जा करके प्रखंड अनुमंडल स्तर के कोविड हेल्थ सेंटर में, और ज़्यादा बीमारी होगी तो ये 3 अस्पताल में। और जान लीजिए कि तीनों हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कुल 2,344 बेड की व्यवस्था की गई। ये सारा इंतजाम किया गया, और हर तरह से हम लोग सचेत हैं, और एक एक चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों के जांच में पॉजिटिव निकल रहा है तो इसकी संख्या जो भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आपको आइसोलेशन सेंटर का जिक्र हमने किया। अब उसकी संख्या बढ़ा करके 40,000 करना है। तो एक एक काम पर पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा राज्य सरकार का जो विभिन्न विभाग है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको बहुत चीज़ देखना है। ये सारे लोग और अन्य विभाग के लोग भी सब तरह से काम कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए कि अब ये लोग तो आ गए, अब हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई जितने लोग आ गए हैं तो इन लोगों के लिए तो हम लोग को करना है। और एक बात हम बताना चाहते हैं, ज़रा बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये जो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको हम बताएं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में, एक क्वारंटाइन
किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कई लाख की संख्या में लोग रहे और किया गया है। और आप जान लीजिए कि वहाँ पर लोगों पर एक व्यक्ति पर जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखे जाते हैं 5300 रुपया 5300 रुपया का व्यय हो रहा है। और कौन कौन काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उनको हम लोग देते हैं, कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं हो इस तरह का हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावे जब ये आ गया तो हम लोगों ने क्या नहीं किया, किस किस प्रकार से काम किया है। हम लोगों ने तय कर दिया कि जितने हमारे राशन कार्ड धारी हैं और राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवार हैं, इन सब लोगों को 1000 रुपया देंगे। अब तक 1,62,00,000 लोगों को, जिसमें 1,41,00,000 राशन कार्ड धारी हैं और 21 लाख जिनको चिन्हित किया गया है कि जिनको राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को 1000 रुपया दिया जा चुका है। और बाकी लोगों को भी इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बचे नहीं, सबका राशन कार्ड बन जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग तेज़ी से। और जान लीजिए कि राशन कार्ड धारी और राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को जो हम दे रहे हैं और उसके अलावे जिनको नया चिन्हित किया गया है कि इनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उस सबको मिला करके अभी ही 1000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने में 1,62,00,000 लोगों को तो खर्च किया जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से 1,620 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अब जितने पेंशन हैं 85 लाख पेंशनधारियों को 3 महीने का पेंशन अतिरिक्त दे करके 1,017 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3,261 करोड़ रुपए की राशि खातों में दी गई है। आपदा राहत केंद्र चलाया गया, 200 से अधिक आपदा राहत केंद्रों का संचालन किया गया, जिसमें 74,74,000 लोग प्रतिदिन लाभान्वित हुए। और आप जानते हैं बिहार में हम लोगों ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया, जिसमें सब लोगों की तनख्वाह जो होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधानसभा के सदस्य हो, विधान परिषद के सदस्य हो, उनके तनख्वाह में कटौती की गई। इसके अलावे जो हम लोग करते हैं, सहायता करते हैं, एमएलए और एमएलसी के रिकमेंडेशन पर जो योजना चलती है, जिसमें उन लोगों को जो पैसा दिया जाता है 1 साल में 3 करोड़ रुपए का, तो उसी में से 50 लाख रुपया कम किया गया और उसके आधार पर बना दिया गया कोरोना उन्मूलन कोष। उसमें 180 करोड़ रुपया रख दिया गया ताकि स्वास्थ्य विभाग को चाहे जिस प्रकार से भी दवा की ज़रूरत पड़े, उसके लिए कोई इक्विपमेंट का है उनको लाना है, उसके लिए जो भी ज़रूरत पड़े, या अन्य प्रकार से ये जितने सफ़रर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए वह भी हम लोग इंतजाम करके रख दिए। जो बजट और सरकार के द्वारा किया जाता है उसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि उनको अचानक कहीं ज़रूरत पड़े तो ये सब काम करेंगे। तो एक एक तरह से हर प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर कितने तरह से लोगों को हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबका आपको हमने संक्षेप में जिक्र कर दिया है कितनी राशि खर्च की जा रही है। और यही नहीं, हम लोगों को चिंता है किसी का नहीं, इसके अलावा जो आपदा पीड़ित होते हैं आप सब जानते हैं, हम लोगों ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए शुरू से काम किया है। याद करिए आप 2007 में क्या हुआ था जब 22 जिला प्रभावित हुआ था। 2008 में बताइए कोसी की त्रासदी आई, इसके बाद कितनी बार बाढ़, कितनी बार सूखा, सब कुछ आता गया। 2019 में क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद जो आपदा पीड़ित लोग थे और हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, ये सब उसके लिए लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन जो आपदा पीड़ित लोगों की हम लोग मदद करते हैं और यह भी इसको भी आपदा माना गया है, तो हम लोगों का तो शुरू से ये मान्यता है कि जो भी आपदा प्रभावित है सरकार के खजाने पर पहला अधिकार उनका। अब जानते हैं कि ये सब कुछ को बंदी करने के कारण, लॉकडाउन करने के कारण व्यापार वगैरह में कमी आई, तो आमदनी में कमी आ गई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा काम किया गया है, आप जान लीजिए, लोगों को हम बता देना चाहते हैं आपको कि
इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया है। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है कि किस तरह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और कैसे हम लोग लोगों को सहायता देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप जान लीजिए इस बार क्या हुआ, फरवरी में पानी पड़ा, फिर मार्च महीने में 3 बार पानी पड़ा 3-3 दिन, फिर अप्रैल महीने में। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से तीनों मिला करके, पहला में हम लोगों ने 60 करोड़ दिया, दूसरे में 518 करोड़ रुपया दिया, यानी अप्रैल इसके मार्च वाले में जो पीड़ित हुआ इलाका, और तीसरा जो अप्रैल में पीड़ित हुआ उसको लगभग 152 करोड़ रुपया। यानी आप समझ दीजिए कि मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो किसान प्रभावित हुए हैं आपदा से, उनके लिए 730 करोड़ रुपए का अलग से और इंतजाम किया गया, और लोगों के बीच में वितरण हो रहा है। करीब करीब 12,35,000 किसानों को दिया जा चुका है, 417 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। ये पूरी चीज़ें प्रक्रियाधीन है। तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि एक एक चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, हम लोगों का दायित्व है लोगों की सेवा करना। तो जो भी सरकार की तरफ से जो जरूरी कदम उठाना है हम सब वो लोग करते रहेंगे। लेकिन अब आपसे आज जो बातचीत हो रही है इसका मुख्य मकसद है कि आपने अब तक लोगों में बड़ी जागृति लाई, लोगों में भी बड़ी जागृति आई। अब लॉकडाउन खत्म है, अब तो सिर्फ उसी इलाके में लॉकडाउन 1 महीना लागू होगा जिस इलाके में मान लीजिए कि वहाँ निकल जाता है पॉजिटिव एरिया, उसको उसमें उसी के लिए करेंगे। यानी जो उसको कहा जाएगा कंटेनमेंट जोन, यानी जिस इलाके में अगर अब कोई निकल आया, इस तरह की बीमारी आ गई, तो उस इलाके को बचाने के लिए और ज़्यादा लोग इसके दुष्प्रभावित नहीं हों, तो उस वहाँ पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यानी चारों तरफ से उनको घेर दिया जाएगा और वहाँ पर आने जाने में प्रतिबंध, जो जरूरी काम है खाने का सब सामान उनको मिलना चाहिए, और अन्य जो आवश्यक काम है चिकित्सा वगैरह का वो होना चाहिए। और बाकी जैसे लॉकडाउन के समय में अन्य जगहों पर घर के बाहर नहीं निकलिए, तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ये बात लागू होगा। तो उसके लिए भी हम लोगों का इंतजाम है। तो कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सब जगह अब आप देख रहे हैं एक्टिविटी कितनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं लोगों को कि भाई भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में दूरी रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी रखो, तो 2 गज की दूरी रखने का इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आजकल जब बंद हुआ है तो देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। भाई इस पर ध्यान देना है, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए, और सैनिटेशन का सब कुछ का ये सब जो कहा जाता है एक एक चीज़ का, तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान देना, और दूसरी तरफ लोगों को ये प्रेरित करना। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे रखे हुए हैं, अब जैसे ही कुछ होगा अभी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो तुरंत ये देखिए, तो इससे भी होगा। और दूसरा जो मास्क पहनने का कई तरीका है, अभी बता रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, तो मास्क का प्रयोग करना जरूर चाहिए, ये लोगों को प्रेरित करिए, हम इन लोगों को कहेंगे। और जो आपको बता दिया कि हर तरह से हम लोगों की ये कोशिश हो रही है कि हम लोग पूरे तौर पर लोगों की रक्षा करें। अब देखिए ये चीज़ तो आप देख रहे हैं, जो सबसे विकसित देश है दुनिया का, सबसे अमीर देश है अमेरिका, सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ है। शुरू कहाँ से हुआ? चीन से।
अब कई प्रकार से लोगों ने किया। अभी अभी ठीक बता रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लोगों को बता रहे थे। एक बात जान लीजिए, दूसरे देशों में जो पश्चिमी देश है वहाँ पर ये नहीं प्रचलित था, लेकिन जो पूर्वी देश हैं, जापान वगैरह, उसमें मास्क पहनने की प्रक्रिया पहले से, आमतौर पर जो कोई निकलते हैं बीमार रहते हैं, वहाँ पर सबसे कम असर पड़ा। तो अब मिला जुला करके जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह दे रहे हैं मास्क के बारे में। तो हम लोगों को प्रेरित करना है मास्क के लिए। और दूसरी बात है कि हर तरह से ध्यान देना है। अगर थोड़ा भी किसी की तबीयत खराब तो उन सब लोगों पर नज़र रखनी है। तो जितने जनप्रतिनिधिगण हैं अगर देखे रहेंगे, हमारे यहाँ तो वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी जागृति रही है, लेकिन जागृति तो है, लेकिन लोगों को जो अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से जितनी भीड़ हो रही है, और 50-60% लोगों का ही मुझे कल आंकड़ा मिला है कि लोग मास्क पहने हुए। तो योग करना चाहिए और इससे बचने के लिए ज़रूरी है। और एक बात हम बता देते हैं, अभी हम लोगों के बिहार की स्थिति बेहतर है। अब एक जो पूरे विश्व में ये महामारी बन चुका है, अब तक विश्व के 215 देशों के 64,52,400 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,82,480 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरे दुनिया में। अब भारत में, देश में, अपने देश में अब तक 2,07,615 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक इसमें से 5,815 लोगों की मृत्यु हुई है। और बिहार में अब तक कुल 81,413 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के हो गई है 4,096। अभी जो देश में जैसी स्थिति उससे भी कम है, लेकिन बढ़ रहा है ना, ध्यान रखना, 4,096। और इसमें से अब तक 1,803 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक कुल आज सुबह को लेकर के 25 लोगों की मृत्यु हुई है। और अभी वर्तमान में लगभग 2,269 लोग एक्टिव हैं अभी। तो आप समझ लीजिए कि 3 मई के बाद जब बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ, तब उसके बाद बिहार में लौटने वाले लगभग 3,000 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तब तो बड़ी संख्या में आए हैं। सबका तो आप इलाज कर नहीं सकिएगा, लेकिन नज़र तो रखिएगा। आप जानते हैं शुरू में नहीं पता चलता है और कभी कभी जो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं बाद में कुछ लक्षण दिखता है तो देखा जाता है कि वो पॉजिटिव निकले, या अन्य जगहों पर। इसलिए हम लोगों को पूरे तौर पर नज़र रखनी है। घर में भी रहेंगे तो हम लोगों ने कहा है कि उसके बारे में नियम बना दिया गया है, और आप लोगों को भी। और हम तो ये भी कहेंगे कि भाई ग्रामीण चिकित्सक लोग भी हैं, उनका भी हम लोगों ने मदद किया था, ट्रेनिंग पहले कराया था। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई नज़र रखिए। गांव के लोग इलाज कराने के लिए आप ही के यहाँ चले जाते हैं, तो जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। वो जैसे ही देखते हैं, अगर उनको कोई लक्षण दिखे तो तुरंत उनका जांच के लिए आप कहिए कि जांच करा लीजिए। तो हर किसी को, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब हमारे बिहार के जनप्रतिनिधियों में कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं आप लोगों में बहुत क्षमता है, हमको पूरा विश्वास है आप पर। आखिरकार बिहार में अगर हमने इन चीज़ों का सामना किया है तो इसमें आप सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका है। आपने भी इसके लिए जो काम किया, उसी के चलते बिहार कम से कम प्रभावित रहा है। लेकिन आगे भी हम प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक है आपको जागरूक रहना, आपको सजग रहना और लोगों को बताना है भाई डरो मत। ये तो आ गया है दुनिया भर में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सचेत रहना है, सजग रहना है। और सचेत और सजग रहने में क्या है भाई, ये अगर किसी प्रकार की भी उसको लक्षण मिलता है तो उसकी जांच करा लेना चाहिए। अन्य प्रकार की, और एक बात का ध्यान रखिए, हम लोगों को रखना है, वो ये है कि ये जो होता है ये संक्रमण, तो आप देखिएगा कि इसमें देखा जाता है कि बहुत लोगों का होता है, पॉजिटिव निकल आता है, कुछ पता नहीं चलता है। जिनको बताया गया आपको कि हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर में उनको रखा और उनको कुछ नहीं पता चलता और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो देखा ये जा रहा है
कि अगर कोई स्वस्थ है तो उसको अगर हुआ भी तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके चलते अगर कोई अस्वस्थ लोग सामने आ गया, उम्र वाले लोग आ गए, 65 साल से अधिक उम्र वाले, या मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये 4 इसका ध्यान रखना है। यानी 65 साल से अधिक उम्र वाले, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर खतरा ज़्यादा है, इसलिए इनको हम लोगों को रखना है सुरक्षित और ये लोगों को बताना है। तो ये जो अवेयरनेस, जागृति है जिसके चलते आज की मीटिंग है, वो यही है कि आप इन बातों को समझ करके लोगों को जरूर जागरूक करते रहिएगा। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है एक स्टेज के बाद लगेगा हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक रहिएगा, और हम लोगों की प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ लोगों का अस्वस्थ होना, कुछ लोगों का गुजर जाना, ये तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जागृति रहेगी तो अकारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए आज की ये बैठक है, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आप लोगों को से हम यही निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार से लोगों के बीच में जागृति रखिएगा, और जो 2-3 बातों की चर्चा हम लोगों ने की उस बात पर ध्यान रखिएगा, और कहीं जरा सा भी जिसके चेहरे से आपको लगे कि इसमें अस्वस्थता है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और हम लोग, आप जान लीजिए, अब जांच का ही नहीं, इसके प्रतिदिन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हम लोगों ने करवा दी है, और हम लोगों का लक्ष्य है प्रतिदिन जांच का 10,000 लोगों का, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और जब जांच हो जाएगी तो उस पर सारी कार्रवाई आगे की हो सकती है। और अन्य प्रकार से भी अस्वस्थ लोग हैं, अब लॉकडाउन खत्म हुआ और अस्पताल वगैरह की शुरुआत की जा रही है, तो एक जागृति यह भी है कि जिनको किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उनको भी इलाज वगैरह जरूर करवाइए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे हम विशेष आग्रह आज कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो गांव का लोग चला जाता है, आपको डिग्री नहीं है, लेकिन लोग आप पर भरोसा करता है, आपके यहाँ चला जाता है, और बीच में हम लोगों ने, राज्य सरकार ने काम किया, ट्रेनिंग भी आप लोगों की दी है। तो हम दोबारा इस बात को कहना चाहते हैं, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका दायित्व है, और सच पूछिए तो यह आपका धर्म है कि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, किसी अन्य प्रकार का लक्षण दिखता है तो उनको अन्य प्रकार का जांच भी करवाइए। और इस तरह से सब लोग सजग रहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि, सभी सक्रिय लोग अगर सक्रिय रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये खतरा बढ़ेगा ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे इस खतरे से हमें मुक्ति मिलेगी। कई प्रकार के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये अभी बढ़ेगा, तो अब तो कोई जानता नहीं है। अब उसके बारे में हम लोगों को कोई भयभीत होने की तो ज़रूरत है नहीं, सिर्फ सचेत रहना है। ये कोई जान नहीं रहा। अब बताइए, ऐसी चीज़ आप बताइए पूरे दुनिया में फैल गया, तो फैल गया, और हम लोगों ने अब तक जो किया है, और आप लोगों की भी बहुत अच्छी भूमिका, हमारे जितने स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर, चिकित्सक और दूसरे अन्य लोग, उनके साथ काम करने वाले नर्स हो या अन्य लोगों की जो भूमिका है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान रखा और लोगों का ख्याल रखा है, पुलिस के लोगों ने भी ख्याल रखा, इन सब लोगों ने मिलकर काम किया है, ताकि जिसके चलते बिहार में प्रभाव कम पड़ा है। और अब चूंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है भाई, तो अब जब ख़त्म हो गया तो अब इसके अलावे सबको सचेत भी रहना है। आखिरकार कितने दिनों तक लॉकडाउन करते, और कौन कौन काम नहीं किया जा रहा है, आप जरा बताइए। हमने आपको राज्य सरकार का भी बता दिया, केंद्र सरकार के द्वारा भी क्या क्या घोषित पैकेज किया गया, लोगों की मदद की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला खाताधारियों को 500 रुपया प्रति माह 3 महीने के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को 3 महीने में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया गया,
राशन कार्ड धारियों को 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा। केंद्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत, जैसे हम लोगों का जो पेंशन है केंद्रीय पेंशन योजना में सीमित लोग हैं और हम लोगों का कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा है, 87 लाख के करीब। तो जो केंद्रीय पेंशनधारी है उनको भी उस 1000 रुपया दे रहे हैं, और हम लोग तो अपने पेंशनधारियों को जो राज्य पर निर्भर हैं उनके लिए तो किया ही है, 3 महीने का हम लोगों ने करके दिया है। इसके अलावे आप लोग सब जानते हैं हमने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के लिए जो इंतजाम शुरू में ही किया, ये फैसला किया और केंद्र सरकार ने भी कर दिया कि उनके लिए बीमा 50 लाख रुपए का, और फिर मनरेगा योजना के अंतर्गत जिसमें लोगों को काम बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी काम मिलेगा, उसके लिए केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से अनेक काम किया गया, और जैसा कि हमने राज्य सरकार की तरफ से बताया हम लोगों ने भी सबके लिए काम किया। तो कुल मिला करके हम लोग लोगों की सहायता दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो अब इसके लिए ज़रूरत इस बात की है, और अब तो सब चीज़ खुल रहा है। अब जो कुछ भी है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में भी सारा काम किया जा रहा है। तो अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। लेकिन ये कोरोना वायरस के बारे में कई प्रकार की बातें आ रही हैं, तो कहीं भी कोई प्रभावित हो सकता है। तो उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक रखना है, और जागरूक कौन रखेगा? लोग भी को जागरूक रहना है और लोगों को सुझाना है। कुछ लोगों को, चंद लोगों को, देखिए आम तौर पर लोग सब बात समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ बात को नहीं समझते हैं, तो समझाने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो आज के दिन हम यही आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाइएगा, एक दूसरे के प्रति दूरी रखने के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, सफाई के बारे में, और जो भाई जो हाथ को साफ रखना है, हर प्रकार से घर को साफ रखना है, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जागृति लोगों को कायम रखना। और ये जागृति कायम रहेगा तो निश्चित रूप से प्रभाव कम से कम होगा और धीरे धीरे इससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आज का ये अवसर किया गया है, और इसमें हम लोग आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं। और इसके अलावे और काम जो हम लोगों को करना है, हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर में निरंतर इन जरूरी चीज़ों को बताते रहेंगे कि भाई इस बात का ख्याल रखिए, इस बात का ख्याल रखिए, ये हम लोग कहते रहेंगे। इसके अलावे हर जगह पोस्टर लगा करके गांव में भी हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को। इसके अलावे रेडियो, टेलीविज़न के जरिए भी इन सब चीज़ों का हम लोग प्रचार करेंगे। ये सब तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह ज़रूरी चीज़ क्या है? वह है लोगों में जो प्रमुख लोग हैं, जिनका समाज पर असर है, जिनकी फॉलोइंग है, लोग जिनकी इज्जत करते हैं, वो अगर किसी बात को कहते हैं तो बहुत असर पड़ता है। और देखिए हम लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है, जनप्रतिनिधि रहे हैं, तब से हमने देखा है गांव वगैरह में कोई आदमी अस्वस्थ रहता था। आज की बात हम नहीं बता रहे, हम कितना पुराना 35 साल 35 साल पुरानी बात अपना अनुभव बताते हैं कि लोग जब गांव में जाते थे, विधायक थे, तो हम लोगों से पूछते थे कि अच्छा बताइए विधायक जी, यहाँ हम लोग बगल में क्या करें। तो एक एक चीज़ के बारे में लोगों का, जिनका जो प्रभाव है, जिन पर लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास उन पर बहुत है। इसलिए हम हाथ जोड़कर पुनः आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सारे जनप्रतिनिधि, आप सब लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा और लोगों को समझाइएगा। हम जानते हैं चंद लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बाएं दाएं भड़कता रहता है, वो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम लोगों का दायित्व है सबको कहना। लेकिन ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग आपकी बात मानेंगे, और लोग आज मानते रहें। और आपको मालूम हमारे गांव में कॉन्शसनेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे यहाँ हैं, उनके भी रोजगार के लिए, जो हमारे यहाँ रहते हैं, सारा काम मनरेगा वगैरह से लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करा के, सड़क का काम, अन्य जो विकास का काम है उसको करा करके लोगों को काम में लगाना। और दूसरा, जो हमारे बाहर से लोग आ गए, हम जो बात किए, हम उन लोगों से आग्रह किए कि भाई आप दूसरी जगह सेवा करने गए, और उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए था कि जो आदमी कहीं काम करने गया है और लोगों का काम करता है,
वो आज कष्ट में है, उसका ध्यान नहीं रखा। ये अच्छी बात नहीं है। आपको लौट करके यहाँ आना पड़ा, तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। कोई इच्छा से कहीं जाना चाहे तो पूरा देश तो एक है, पूरा देश तो एक है। प्रवासी कहते हैं भाई, एक बात और कहेंगे, हम प्रवासी नहीं कहते हैं। एक वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहता है। अरे काहे का प्रवासी है? देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता है तो प्रवासी नहीं है। देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है, हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को और ख़ास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सब लोगों को लगाया गया है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, या अन्य जो भी विभाग संबंधित हैं, सब लोगों को एक एक करके लोगों को इस काम में हम लोगों ने लगाया है। और इसके बारे में जो कुछ भी व्यापार को लेकर के, जो कुछ भी बिजनेस को लेकर के अगर कोई नई नीतियां बनानी है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया। नई नीतियां बना करके जो पहले से उद्योग का जो काम करने में हम लोग मदद करते हैं, तो उद्योग विभाग को भी जिम्मा दिया गया है। वित्त मंत्रालय उसमें काम कर रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में कमेटी है। और बहुत जल्दी जो कुछ भी संशोधन करके हम उन्हें अतिरिक्त सहायता दे पाएंगे। केंद्र की तरफ से भी कुछ काम किया गया है, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और दूसरे प्रकार के जो और भी छोटे से भी ज़्यादा छोटे उद्योग, उन सब लोगों के लिए भी उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और हम लोग भी पूरे तौर पर उन लोगों को मदद देने के लिए हम लोग नीति बना रहे हैं। और आपको मालूम है, मनरेगा में न सिर्फ राशि बढ़ाई गई है, बल्कि उन लोगों का भी उसमें वो समाहित किया जा रहा है। तो मनरेगा के माध्यम से भी, और जो दूसरा हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कई काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को शामिल किया जाए, और अन्य जो विकास के काम हैं उसमें शामिल किया जाए, और नया उद्योग लगा करके ताकि उनको काम मिले। और जितने लोग बाहर के आए हैं उन सब लोगों का आकलन किया जा रहा है कि ये किस चीज़ का स्किल इनको है, किस चीज़ की कौन सा काम ये करते हैं, यहाँ पर भी वो काम कराया जा सकता है। तो एक एक तरह से हम लोग सचेत हैं, उस काम को भी कर रहे हैं, ताकि बाहर गए थे काम करने, मजबूर होकर के उनको लौटना पड़ा है, तो फिर उनको यहाँ की स्थिति ऐसी बनाई जाए कि कोई मजबूरी में फिर किसी को जाना न पड़े। तो इसके लिए भी आपको लोगों के बीच में जागृति का अभियान चलाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए, जागृति के लिए जो हम लोगों ने जिक्र किया उसका करना, और इसका और भी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार जिसका हमने जिक्र किया हम लोग करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में जो भी राज्य सरकार के सभी विभाग के लोग हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सब लोग लगे हुए। और एक ही हम आग्रह करेंगे कि अब धीरे धीरे सब चीज़ खुला भरा, तो ये तो जागृति का अभियान चलाना ही है, लेकिन कई लोग समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि समाज में विवाद नहीं हो, आपस में प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का भाव रहे, इसके लिए आप सब लोग प्रयास करिएगा। तो मेरा यही निवेदन है। और अब तक इतने दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं पुनः इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन जो ये कार्यक्रम किया गया, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। अगर हमारी बात पर और हम सब लोगों की बात पर थोड़ा भी गौर कीजिएगा, तो ज़रूर आप में जो क्षमता है उसके माध्यम से आप ऐसा माहौल खड़ा कीजिएगा कि बिहार में इस चीज़ का संकट नहीं आएगा, बल्कि बिहार में अन्य प्रकार से भी जो लोग पीड़ित हैं उनको भी सहायता मिल पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दोहरा कर यही कहूँगा
कि भाई ये जो कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहा जा रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सचेत रहना है और सबको सचेत करना है और सजग करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।